वो एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं आशीष, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। बिल्कुल इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, तैली चल पड़ी है। देखिए ये आंकड़े हिलाकर रख देंगे महागठबंधन की उम्मीदों को। जो एग्जिट पोल बता रहा है महागठबंधन 69 पर सिमटता दिख रहा है, ये हैरान कर देने वाला एग्जिट पोल बता आपको ये दे नतीजे। एग्जैक्ट पोल जो है वो 14 को पता चलेगा, लेकिन आज सुदर्शन न्यूज और प्रबोधिनी का ये सर्वे बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से ये जो वोटिंग हुई है 70%, 67%, वो किस ओर गई है। एनडीए 171 सीटें, ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती एनडीए दिखाई दे रही है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 171, महागठबंधन 69। वजह क्या लगती है लवनी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम बात करें, लेकिन उससे पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बेहद खास तस्वीर है। ये प्रबोधिनी ग्रुप के साथ मिलकर सुदर्शन का एग्जिट पोल आपके सामने है। 243 सीटों पर एनडीए 171 सीटें मिलने की संभावना एनडीए को है, और साथ ही साथ महागठबंधन सिमट सकता है सिर्फ 69 यानी 69 सीटों पर। अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आती है। एग्जैक्ट पोल, एग्जैक्ट नतीजे 14 तारीख को आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये एग्जिट पोल जो इस वक्त आपके सामने है बहुत सारी तस्वीरों पर लगी हुई धूल को साफ कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। 171 सीटें, और इस लिहाज से अगर देखें 2020 का अगर आप रिजल्ट देखें तो टोटल अगर बात करें तो 125 सीटें गई थी एनडीए के खाते में। यानी इस बार जो लोग ज्यादा निकलकर वोट कर रहे हैं, एनडीए बार बार ये दावा कर रहा है, इसे एंटी इंकम्बेंसी के रूप में मत देखिए, इसे प्रो इंकम्बेंसी के रूप में देखिए। तो एनडीए के खाते में 171 और महागठबंधन के खाते में 69 सीटें इस एग्जिट पोल में। इन सबके बीच में हम दर्शकों को यह भी बता दें, ये तो भी आप एनडीए और महागठबंधन के आंकड़े देख रहे हैं, लेकिन पार्टी वाइज क्या है, पार्टी वाइज कौन कितना निकाल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पटकनी दे दी है एनडीए ने महागठबंधन को इस एग्जिट पोल में। ये आंकड़े आज बेचैन कर देंगे महागठबंधन को। 2 चरण में बिहार की जनता ने कीर्तिमान रचा, वोट देकर बताया कि किस पैमाने पर ये वोटिंग वहां की जनता ने की है। और अब बीजेपी यानी जेडीयू, बीजेपी, लोजपा, ये तमाम दल मिलकर कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। एनडीए 171 ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है। तमाम मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी, लेकिन सबके बीच में ये आंकड़े आज एनडीए को सुखद एहसास दिलाएंगे और महागठबंधन के यहाँ पर 69 पर सिमटना ये वाकई में चिंता का विषय। तेजस्वी यादव के लिए भी तमाम बातें, तमाम दावों के बीच कहा गया कि शायद तेजस्वी कोई नई कहानी लिखें, लेकिन नई कहानी जनता ने लिखा है। बिहार की इतनी तगड़ी वोटिंग, पहले चरण में दमदार वोटिंग, उसके बाद में दूसरे राउंड में भी 70 पार जाता आंकड़ा दिखाई दे रहा ओवरऑल वोटिंग का। इसके बीच ये महागठबंधन वर्सेस एनडीए का 243 सीटों में जो एग्जिट पोल आया है, तमाम वो बताने के लिए काफी है कि एनडीए 171 और महागठबंधन 69। और पार्टी वाइज आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। वीआईपी पार्टी जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी थी, मतलब एनडीए में थी, वो 1 सीट पर सिमटती दिखाई दे रही है। सीपीआईएम जो है वो 6 सीट पर लानी जा रही है। बीजेपी को देखिए 84 सीटें, 84 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, मतलब पिछली बार 74 थी और इस बार 10 सीटों का फर्क। और जेडीयू भी देखिए 73। ये आंकड़ा भी अपने आप में आप कह सकते हैं कि जेडीयू में भी बहुत तगड़ी उछाल देखने को मिली है। साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो 74 से 84, इट मींस अ लॉट। एचएम 5 सीटें, आरएलएम 5 सीटें, ये बता रहा है कि एनडीए के हर दल को जनता ने भरपूर प्यार दिया है। बिल्कुल स्वीकारा है, भरपूर प्यार दिया है। हालांकि इंतजार अभी रहेगा 14 तारीख का, लेकिन ये एग्जिट पोल बहुत कुछ कह रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए प्रबोधिनी और सुदर्शन न्यूज का ये एग्जिट पोल आपके सामने आ चुका है, जिसमें 243 सीटों पर 171 सीटें एनडीए पर जाती हुई। और देखिए अलग अलग सुदर्शन एग्जिट पोल क्या कह रहा है। भाजपा को 84 सीटें मिल सकती है, जेडीयू 73, लोक जनशक्ति पार्टी 7, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 2 और हमको 5 सीटें, यानी अगर कुल मिलाकर देखें तो 171 सीटें। वहीं दूसरी तरफ वो महागठबंधन जो बार बार ये कह रहा है कि इस बार बदलाव है, तवे की रोटी पलटने वाले हैं लोग, लेकिन
वो तवे की रोटी जली नहीं, क्योंकि यहां पर एग्जिट पोल में महागठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। 69 सीट्स जो है वो महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, यानी पिछली बार की तुलना से बहुत कम। और ऐसे में आरजेडी को अगर अलग अलग पार्टी वाइज देखें तो आरजेडी जो बार बार ये कह रही थी कि इस बार हम बहुत अच्छा खासा परिवर्तन लेकर आएंगे, 50 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस 10, सीपीआई माले 6, वीआईपी 1, सीपीआई 1, सीपीएम 1, यानी कुल मिलाकर। हाँ बोलिए। इन सबके बीच में कांग्रेस की जरा स्थिति देखिए, इनका स्ट्राइक रेट कितना खराब होता गया है चुनाव दर चुनाव। पिछली बार इन्होंने, जहां तक मुझे याद है, 19 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, इस बार 10 पर। और इस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार इनकी संख्या भी सीटों की घटी, लेकिन आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी कहां स्टैंड कर रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात आरजेडी के लिए है, बहुत बड़ा झटका। अगर इस लिहाज से देखिए, अगर 2020 के रिजल्ट के लिहाज से देखिए तो आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, और इस बार सबसे बड़ी पार्टी, मतलब बीजेपी से एक ज्यादा थी, 75। लेकिन अगर इस बार ये 50 सीटों पर सिमटती हुई नजर आती है तो अपने आप में ये बताता है कि तेजस्वी यादव जो बार बार कह रहे थे, उन्होंने स्वतः घोषित कर दिया था अपने आप को मुख्यमंत्री, लास्ट मोमेंट तक जब यात्रा चल रही थी और राहुल गांधी की तरफ से स्पष्ट नहीं बोला जा रहा था, तो उन्होंने खुद को ही अपना सीएम घोषित करते हुए बिहार का बहुत कुछ बताने का प्रयास किया था। लेकिन इन आंकड़ों से लगता है कि जनता अभी भी विश्वास नीतीश के नाम पर ही करती है, उनके चेहरे पर ही करती है। और इसीलिए मैंने कहा कि विकास की बात होगी तो विश्वास और विश्वसनीयता की भी बात होगी। ये आंकड़े आपके सामने एक बार जरा जल्दी से, एक बार फिर से अलग अलग जरा पार्टियों का फ्लैश कीजिए फुल स्क्रीन, खासतौर पर वो आंकड़े जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग अगर बात देखा जाए तो महागठबंधन में जहां पर लास्ट मोमेंट तक आप क्लियर नहीं हो रहे थे किसको कितनी सीटें मिलेंगी, सीटों की लड़ाई तो चल रही थी। इन सबके बीच में जरा लोजपा का एक बार प्लीज दिखाइए, ग्राफिक्स दिखाते रहिए, क्योंकि वही जनता देखना चाहती है। हमको बहुत देखा जनता ने इस चैनल पर, ये आंकड़े भी देखिए, ये एनडीए के जो आंकड़े हैं इन सबके बीच में लावनी लोजपा को जरा देखिए, अच्छी खासी सीटें इनको मिली इस बार। मोदी जी ने बड़ी मेहरबानी दिखाई लोजपा पर, और इस बार जो है 29 सीटों पर चुनाव लड़ा दिया, 7 सीटें। लेकिन इतना अच्छा स्ट्राइक रेट मुझे लोजपा के दिखाई नहीं दिया, एनडीए के सबने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वही लोक जनशक्ति पार्टी है जिसने लोकसभा में 100% जिसका स्ट्राइक रेट था, और इसीलिए बार बार अगर आप देखें तो चिराग पासवान की तरफ से कहा जा रहा था कि विश्वास रखिए हम पर, देखिए हम कमाल करेंगे। तो अगर ये तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, जैसा कि एग्जिट पोल में नजर आ रहा है, अगर 14 को यही तस्वीर बन रही है तो निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी ने कमाल तो कर दिया है। आइए जल्दी से इन जो ये आंकड़े हैं ये फ्लैश करते रहिएगा, लेकिन जल्दी जल्दी एक कमेंट ले लेते हैं। अभी हमारे साथ बादशाह आलम साहब है। बादशाह आलम जी, आप तो कह रहे थे कि बदलाव चाहती है जनता, लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहे हैं। बादशाह आलम जी, आपका रिएक्शन जल्दी से। बादशाह आलम साहब बोलिए। मुझे लगता है शायद बादशाह आलम साहब अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए। तपोष पाल जी, आपके लिए तो ये गदगद होने वाली स्थिति है। अच्छा एक से तपोष पाल जी से जरा एक रिएक्शन जल्दी से लेते हैं। देखिए बहुत उत्साहपूर्ण, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनडीए का हमारा जो अपना असेसमेंट है वो 200 से ऊपर है। हमने जो अपना असेसमेंट किया हुआ वो 223 के आसपास है। तो अभी देखते हैं कैसे ये 14 को किस तरीके के रिजल्ट आते हैं और क्या है। अच्छा, राज शर्मा भी है हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के हमारे पंडित राज शर्मा जी, बीजेपी तो कह रही भाई वो 200 पार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एग्जिट पोल में हम दिखा रहे हैं 171 का आंकड़ा एनडीए को जाता हुआ, कांग्रेस पिछली बार 19, इस बार 10, स्ट्राइक रेट दिन पे दिन आप लोगों का खराब होता है। ओवरऑल जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर क्या टेक है कांग्रेस पार्टी का? मैं तो पहले कह रहा हूं कि इन्हें बीजेपी वालों को कल शपथ दिला दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? 69 लीडर कर देते, प्लीज थोड़ा सा। हाँ बोलिए पंडित जी। 171 की जगह 69 और जोड़ देते, जैसे तपोष पाल जी कह रहे हैं 200। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे आनंद सिंह ने कह दी थी कि 250 सीट आएंगी हमारी, कहीं ऐसा तो नहीं है? हाथ कंगन को कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फाज, हाथ कंगन को आज किया। एक बात सुन लीजिए, बिल्कुल गलत है ये एग्जिट पोल, बिल्कुल गलत है, ये एक तरफा है। आप ये समझ लीजिएगा, मैं दावे के संग कहता हूं कि हमारे गठबंधन को 138 से 145 सीटें
मिलने की है। बिल्कुल 145 सीट जाएंगे, आप पंडित देख जी लीजिएगा। देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस पार्टी के पक्ष में तस्वीरें नहीं आती है उनकी तरफ से यही रिएक्शन आता है। लेकिन नहीं, मुझे मेरा सवाल सुन लीजिए ना पंडित जी, आप ही से सवाल है मेरा। सवाल ये है कि आधार बहुत मायने रखता है। यहाँ पर अगर जो आंकड़े दिए गए हों उसके पीछे मुद्दों का खेल है। वो मुद्दे जो जनता के बीच थे, वो मुद्दे जो जनता तक डिलीवर हुए थे, कांग्रेस के पास ऐसा क्या था जो डिलीवर हो रहा था? और किस आधार पर आप कह रहे हैं कि 138 से 145 सीटें महागठबंधन की? और कांग्रेस का अकेले भी बता दीजिएगा, और कांग्रेस का अकेले भी बता दीजिएगा कि कितनी एक्सपेक्टेशन है। बिना बायस हुए बताइए बताइए। मैं एक बात को बता दूं, जितनी भी युवा पीढ़ी महिलाएं थी उन्होंने नीतीश कुमार को, बीजेपी को वोट नहीं करा। जो बुजुर्ग महिलाओं में, मैं नहीं कह सकता बुजुर्ग महिलाओं ने दिया होगा, जिनको 10,000 मिल गए दिया होगा, क्योंकि हमारी एक विडम्बना है, पैसा है भाई, ठीक है आदमी दे देता है। लेकिन युवा लड़कियों ने किसी ने भी ना तो इसको नीतीश कुमार जी को दिया ना बीजेपी को दिया, क्योंकि उनके अंदर एक भावना उनको हमेशा याद आ रही थी कि हिंदुस्तान में कभी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ जिसने सदन में इतना गंदा बयान दिया होगा। और मैं आज टीवी में भी देख रहा था, और फॉर्चुनेटली आप ही का चैनल देख रहा था। आप ही के चैनल में मैं जो पत्रकार आप ही के पूछ रहे थे, लोग खड़े हुए थे, वो कह रहे थे बदलाव चाह रहे हैं, आप ही के चैनल में दिखाया जा रहा था। 11 से 1 मैंने आज देखा, आज मैंने कोई चैनल नहीं देखा, आप ही का चैनल देखा। और आप ही के चैनल में आप ही के पत्रकारों से लोग कह रहे थे नहीं हम बदलाव चाहते हैं, तेजस्वी को देंगे वोट, ये देंगे फंड देंगे, और मिली होती है। तो मेरा ये मानना है लावनी जी, निश्चिंत रूप से मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है जब मेरे सामने तपस पाल जी बैठे हों। आप यहाँ मान लीजिए सरकार हमारा गठबंधन बनाएगा। अच्छा, आपकी खुद की क्या एक्सपेक्टेशन है, जल्दी से बता दीजिए। आपने की बातें की, आपकी कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगी ना। आपने अगर 138 से 145 महागठबंधन को दे दिया आपने, तो फिर कांग्रेस इटसेल्फ कहाँ है? जैसा कि आशीष बता भी रहे थे कि स्ट्राइक रेट तो दिन ब दिन खराब होता गया, तो फिर इस बार क्या स्ट्राइक रेट है? फ्रंट फुट पर आप बैटिंग कर रहे थे जब सीट्स तय कर रहे थे, तो फ्रंट फुट पर आपने बैटिंग की अगर, तो कितने नंबर्स लेकर आ रहे हैं, इतना ही बता दीजिए जल्दी से सर। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है जो पहले 19 थी उससे बढ़ेंगी, चाहे 5 सीटें बढ़े, 24, 25, 26, 30 जितनी बढ़ेंगी। हमारी सीट घट नहीं रही है, प्लस 5 आप लेकर चल रहे हैं, मतलब 24 सीट का एक्सपेक्टेशन है। चलिए ठीक है, हमारे साथ बाकी के मेहमान भी जुड़े, और हमारे साथ इस वक्त प्रबोधिनी ग्रुप से हमारे साथ, जिन्होंने ये एग्जिट पोल आप हमारे साथ मिलकर आपके सामने हमेशा रखा, हमारे साथ विनोद जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है, आपका इंतजार ही हो रहा था। और इस एग्जिट पोल पर विनोद जी ने कैसे ये पूरा का पूरा सैंपल तैयार किया, क्या आधार है कि 171 एनडीए के खाते में जा रहा है, 69 पर महागठबंधन सिमट रही है, जन सुराज की क्या स्थिति ऐसी क्यों बनी, ये तमाम बातें हम विनोद जी से जानेंगे। सत्ता का महासंग्राम लेकर हाजिर हो, साथ साथ में ये टैली इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बताने के लिए हम दिखा रहे हैं प्रबोधन ग्रुप और सुदर्शन न्यूज का ये सर्वे इस वक्त बता रहा है कि एनडीए 171, महागठबंधन 69, 2 चरणों की वोटिंग जो होनी थी वो हो गई है समाप्त। और ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए 171, राहुल गांधी तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन 69 पर सिमटता दिखाई दे रहा है। पार्टी वाइज आंकड़े भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आरजेडी से लेकर वीआईपी और तमाम दल जो महागठबंधन में हैं उनको पार्टी वाइज कितनी सीटें जनता ने दी हैं। बीजेपी, जेडीयू और लोजपा समेत तमाम दल जो एनडीए में हैं उनको कितनी सीटें जनता ने दी हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी है। सुदर्शन न्यूज प्रबोधन रिसर्च ग्रुप का ये सर्वे है और ये आंकड़े हमेशा से सही साबित हुए। हमने हमेशा कहा है कि हम इधर उधर की बात नहीं करते, सीधा 171 दिखा रहे हैं आंकड़ा। और ये आंकड़ा किस प्रकार से निकल कर सामने आया है, क्या सैंपल साइज रहा है और इस सर्वे को किस प्रकार से देखना समझना चाहिए, या बिना किसी देरी के मैं चाहूंगा एक बार फिर से गेस्ट को दिखाया जाए। और हमारे साथ जो है विनोद जी जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये पूरा सैंपल साइज एकत्रित करके दर्शकों के सामने वो लेकर आए हैं कि इस लंबे चुनावी संघर्ष में जो नतीजे आते दिखाई दे रहे हैं इस एग्जिट पोल में, वो आखिर क्यों है ये दिखाई दे रहे हैं। इसकी संभावनाएं जो हैं वो ज्यादा दिख रही है। महागठबंधन को कितनी मिल सकती हैं, एनडीए को कितनी मिल सकती है, पार्टी वाइज क्या आंकड़ा है, ये सब कुछ हम समझेंगे। प्लीज स्क्रीन पर विनोद जी को लेकर आया जाए। अब विनोद जी पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका, आपने समय दिया, आप जुड़ कर आए हमारे साथ। 171 सीटें आपने एनडीए को दी है, महागठबंधन को 69। महागठबंधन को क्यों समेट दिया गया, क्या वजह रही, किस प्रकार से जनता ने वोटिंग की, क्या सैंपल साइज रहा इस बार एग्जिट पोल का, जरा बता दीजिए दर्शकों को। हम पूरे बिहार की 243 सीटों पे एक एक सीट पर हमने सर्वे किया है जी। हर एक सीट पर 300 लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की और बातचीत करके रिजल्ट आया कि प्रत्येक
हम जब सर्वे करते हैं तो प्रत्येक सीट का सर्वे करते हैं, बिल्कुल। इसलिए हम एक्यूरेट आते हैं इसमें। और हमने देखा कि वहाँ पर स्टार्टिंग में जनसुराज का भी बहुत प्रभाव ऐसे लग रहा था, जैसे वो किसी को बहुत ही बड़ा नुकसान करेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव पास में आते गए वैसे वैसे जनसुराज का धीरे धीरे सिमटता गया पूरा माहौल। मैंने देखा कि कई तो ऑफिस भी ऐसे थे जहां पे एक व्यक्ति वहां पे खड़ा नहीं था उनके ऑफिसों में, जनसुराज। तो जो जनसुराज का ये था, उनका एक खास तरीका ऐसा था, जब भी वो जहां पे भी जाते थे वहां पे लोगों को भीड़ इकट्ठी करने के लिए कुछ भी। जनसुराज का मैदान में उतरना जी, क्या ये फायदा कर गया है एनडीए को? एनडीए को बराबर दोनों, उन्होंने वोट ही तो 2-3 हजार लिए हैं ना हर विधानसभा में, कोई 10-20 हजार वोट लेते तो उनका नुकसान होता था किसी का। सिर्फ 3 से 4 सीटों पे जनसुराज टक्कर में था। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक आध सीट जीतेगा सिर्फ। ठीक है विनोद जी, हम आगे परसेंटेज पे भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि आज जो जिस प्रकार से दूसरे राउंड में वोटिंग हुई है वो आप कह सकते हैं हैरान कर देने वाले आंकड़े आए, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये 70+ आंकड़ा जा रहा है। ये क्यों गया, इसमें आपने क्या देखा, ये भी मैं आपसे समझूंगा। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ। सत्ता का महासंग्राम और रण क्षेत्र बना हुआ है बिहार, बल्कि अब तो यूं कहेंगे कि रण खत्म हो गया है। अब तो इंतजार करना है कि इसका विजेता कौन है, लेकिन विजेता 14 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा ऑफिशियली, जब जनता की मुहर सामने जिन पर लगी वो तस्वीर आएगी। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर है, जो एग्जिट पोल के रूप में सामने आई है, वो स्पष्ट कर रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए जनता एनडीए को ही बढ़त दे रही है, और बढ़त ही नहीं बल्कि इस बार पिछली बार के चुनावों की तुलना में भी ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ तमाम अतिथि बने हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी से विनोद जी, क्योंकि बहुत सारे हमारे जब अतिथि जुड़ते हैं और जो हमारे दर्शक देख रहे होते हैं वो बार बार ये जानना समझना चाहते हैं कि ये सैंपल साइज आप कैसे लेते हैं, जो हमने एग्जिट पोल रखा है उसका आधार क्या है, उसका सैंपल साइज जल्दी से जरा समझा दीजिए। देखिए, हमारे देश में बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग फॉर्म भरवा के, पैम्पलेट भरवा के वोटिंग का सर्वे लेते थे। कई बार तो मैंने देखा कि कई इंग्लिश में, अंग्रेजी में फॉर्म भरवाते थे। मैं ऐसा सोचता हूं कि ये जो अंग्रेजी में जो भी फॉर्म भरते हैं वो वोट डालने जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, जो फॉर्म भर सकते हैं, वो तो वोट ही नहीं डालने जाते हैं। यहां पर आपको बातचीत करनी पड़ेगी उनको, चौराहों पे, पान के गल्लों पे, आपको चाय की दुकानों पे, वहां पे बैठे हुए लोगों से चर्चा करनी पड़ती है। वो चर्चा वो लोग पूरे 5 साल तक करते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो वो वहां पे आपको एकदम रिजल्ट मिलता है। तो हर विधानसभा में आपने कितना, एक विधानसभा से आपने कितना? एक विधानसभा से हमने 300 लोगों को पूछा, और 300 लोगों को पूछ के हमको ये मालूम पड़ जाता है, क्योंकि हमको ये 40 साल का अनुभव है इसमें। ठीक है। अच्छा, बादशाह आलम साहब जुड़ चुके हैं आरजेडी से। आशीष ले लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक बार को जरा उनका भी पक्ष जानना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा महागठबंधन में आरजेडी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन यहाँ पर क्या उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही है बादशाह आलम साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 14 तारीख को हम जो है गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की बनाने जा रहे हैं। ये जो आपका जो ये मीडिया चैनल है ना, ये आप लोगों का ये एग्जिट पोल नहीं है, ये तो आपको अमित मालविया की तरफ से एक एग्जिट पोल मिल गया कि इसको चलाना शुरू कर दो 5 बजे के बाद। अभी वोटिंग के लिए लोग लाइन में खड़े हैं वहां, और आपका एग्जिट पोल आया और आपने 173 एनडीए को दिखा दिया। 24 घंटा पहले इलेक्शन के प्रचार से मोदी जी भाग लिए हैं, दिल्ली आ गए हैं छोड़ के इलेक्शन को, और आप लोगों ने कहां से ये पोल लिया, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो ये बिहार हुआ था, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये और बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनना है उनको। वो तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो दिल्ली क्यों आए इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। बहरहाल मैं आपके इस कमेंट पर इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जिस भी पार्टी को मार्क्स कम आते हैं, जो बच्चा थोड़ा फेल होने लगता है, उसके बाद उसकी झुंझुलाहट भी नजर आती है। लेकिन चलिए, मैंने आपकी बात में आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि इस बार आप कितनी सीट ले रहे हैं, आप बता दीजिए कि आपका एग्जिट पोल क्या कहता है। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है साहब? कितने नंबर? अभी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। आप नंबर्स बताइए ना सर। पहुंच रहे हैं भाई वहाँ। अरे बादशाह आलम जी, नंबर बताइए, नंबर बिहार की जनता कितने नंबर बदलाव चाहती है, वहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए। 20 साल के अंदर इन्होंने क्या? आलम साहब, हो गया, प्रचार खत्म हो चुका है, प्रचार खत्म हो चुका है, भाषण नहीं। कितनी सीट्स मिल रही है आपको? आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? आपका आकलन क्या कह रहा है? कितनी सीट्स मिल रही है?
जब कहीं चुनाव का मामला आएगा, कहीं न कहीं बम धमाका होगा, कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाएगी। अरे आप सही बात करिए। बादशाह आलम जी सुनिए, बादशाह आलम जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सुनिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो आप 171 बता रहे हो, हम तो 200 प्लस जा रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ से एनडीए का एक फिगर बता दिया गया है, महागठबंधन अपने हिसाब से खुद को कहां देख रहा है वो जरा बता दीजिए, फिगर क्या है और क्यों? क्या बोल रहे हैं, किस ग्राउंड के ऊपर बोल रहे हैं? अरे कुछ तो शर्म करिए। अरे आप अपना आंकड़ा बताएंगे कि नहीं बताएंगे? मुझे आज बादशाह आलम जी पर इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि मुझे पता है विनोद जी 69 नंबर देकर और वो भी आपने 50 पर समेट दिया, इतनी झुंझलाहट स्वाभाविक है ये। लेकिन हम तो नंबर्स पूछ रहे हैं ना बादशाह आलम साहब, मैं तो नंबर पूछ रही हूँ, मैं और आशीष सिर्फ आपसे नंबर्स पूछ रहे हैं। आपने अपना एग्जिट पोल किया होगा, अपना आकलन बताइए, नंबर्स बताइए ना, कितने नंबर ले रहे हैं? 243 में कितनी सीटें जा रही हैं आपको? हमारी सरकार महागठबंधन की बन रही है। जो सीटें बताइए ना साहब, सीटें के बाद जब भी टर्नओवर बढ़ा है, बदलाव हुआ है। सीट्स बताइए ना साहब, सीट्स। ब्रेक ले लेती हूँ मैं, ब्रेक के लिए बार बार मुझे बोला जा रहा है, ब्रेक के बाद आती हूँ। सीट सोच लीजिएगा, आपके पास अभी वक्त है, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, सोच लीजिएगा 243 में से कितनी सीटें आपको मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं बहुत जल्दी इस चर्चा के साथ। ये सजी हुई स्क्रीन बताने के लिए काफी है कि सेहरा किसके सिर बंधेगा। एनडीए 171, महागठबंधन सिमटता हुआ 69 पर, और तमाम दावों के बीच में जनसुराज एक सीट पर सिमटता दिखाई दे रहा है। तमाम बातें लाउनी कही गई थी कि त्रिकोणीय संघर्ष होगा, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल मुकाबला दिखाई दिया है। और इस बीच में एनडीए 171। सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया। और बिहार के युवा, महिला, ईबीसी, पिछड़े, दलित समाज ने जिस तरह मैंडेट देकर स्वर्ण समाज के सभी साथी ने बिहार के निर्माण के लिए अपना मतदान किया, बिहार के भविष्य के लिए किया, और लगातार जो गाड़ी ट्रैक पर है बिहार, जिसको कहते हैं रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, उस पर जनता का जो रुझान है, जो लोगों का स्नेह प्यार हमारे प्रत्याशियों को मिला है, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 2010 के रिजल्ट को भी हम पूरी तरह ब्रेक करेंगे और थम्पिंग मेजॉरिटी से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और जनता का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, जिससे कि बिहार की उन्नति में लगातार एनडीए के लोग, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए काम करता रहे, मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर काम करता रहे। और पूरी तरह हम लोग आश्वस्त हैं कि बिहार की जनता ने एनडीए के सरकार के लिए 2/3 से अधिक मतदान किया है। जनता का आशीर्वाद हम लोग कबूलते भी हैं, और 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो और लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। इतना ही कहना था। अब तमाम लोगों को धन्यवाद। देखिए, एग्जिट के साथ एक्चुअल रिपोर्ट इससे और अधिक आएगा। एक्चुअल रिपोर्ट इससे अधिक आना है, और हमारा मानना है कि 50% के आसपास हमारा वोट शेयर होगा। इसलिए जिस तरह लोकसभा में हमको 180 सीट के आसपास हम चुनाव जीते थे, उससे अधिक सीटें बिहार में हम जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तारापुर से चुनाव लड़ रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आपने सुना, और इनका कॉन्फिडेंस तो कुछ ज्यादा हाई नजर आया। ये तो कह रहा कि हम वोट परसेंटेज में ही 50% के ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी आश्वस्त है, एनडीए आश्वस्त है अपनी लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए। ये लेकिन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही महिलाएं हैं, जो हमेशा से कहा जाता है कि नीतीश बाबू का वोट बैंक रही हैं, बीजेपी का वोट बैंक रही हैं, इन्होंने इस बार बटन किसका दबाया ईवीएम पर जाकर, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि आज की रात बड़ी सुकून की रात रहने वाली है एनडीए के लिए। लेकिन 2 दिन बाद लाउनी क्या होगा यह पता चलेगा। लेकिन ये ग्राफिक्स आंकड़े बताने के लिए काफी हैं। 171 पर एनडीए जारी है, 69 पर सिमट रही है महागठबंधन।
बिल्कुल, महागठबंधन 69 पर अगर सिमट रही है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और विनोद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि खास तौर पर विनोद जी ने जिस तरह से मुद्दों को लेकर लोगों से बात की। और विनोद जी, क्या आपको लगता है कि ये जो सिमटने का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, दो तीन बातें एक साथ चल रही थी। एक तो मैंने कहा कि जैसे नीतीश कुमार को हमने हमेशा से कहा है कि बिहार के लिए वो ब्रांड बन चुके हैं। नीतीश कुमार, बिहार मतलब नीतीश कुमार। अगर 20 सालों की राजनीति की बात करें, 20 साल के डेवलपमेंट को देखें। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना, लगातार जो तस्वीरें सामने आती रही। दूसरा, बिहार का जो व्यक्ति होता है, जो बिहारी होता है, वो परिवार को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। लेकिन इस परिवार में ही परिवार की टूट देखी गई। बड़े भाई को अलग कर दिया, अलग पार्टी बना ली गई, अलग पार्टी बनाकर तेज प्रताप यादव महुआ से भी उतर रहे। इस तरीके की जो परिस्थिति बनी, क्या इसने भी कहीं ना कहीं से चोट पहुंचाई है महागठबंधन को? बिल्कुल, जहां तक सवाल है, बिहारी जो लोग हैं वो परिवार को बहुत मानते हैं और उसी में उन्होंने देखा कि टूटते हुए परिवार को, और एक भाई इधर जा रहा है, फिर बीच में बहन ने भी वहां से बिछड़ के दूसरी राजनीति करनी चाहिए। इस प्रकार से एक और भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो कि खुल के फिर से सामने आया, ये भी एक पॉइंट था वहां पर लोगों को। और मैं जो समझ रहा हूं कि यहां पर मैंने जब महिलाओं से पूछा कि आप किसको वोट देना चाहेंगी, तो उन्होंने सीधा नीतीश कुमार का नाम लिया कि इसलिए देना चाहते हैं कि हमारे खाते में आज तक हमने अभी तक 10,000 रुपया नहीं देखा। जो कि आपको बता दूं, मैं महाराष्ट्र में, जब महाराष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली राज्य है, महाराष्ट्र में 7,500 जब रुपये मिले महिलाओं के खाते में गए, तो मेरा एक दो दोस्त थे मेरे, उसके घर में 5 मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने पांचों ने बीजेपी को वोट डाला। ये मैंने वहां पर देखा था और उसी का नतीजा था कि हम 180 तक गए थे, लेकिन 230 सीटें आई। और इस प्रकार महाराष्ट्र में एक तरफा पूरा चुनाव हुआ और एक तरफा रिजल्ट आया। मुझे यहां पे भी थोड़ा इसी प्रकार का डाउट हो रहा है कि कहीं हमारी 171 सीट भी पीछे रह जाए और आगे बढ़ जाए। इस प्रकार का भी नतीजा, जिस प्रकार से वोटिंग हुआ है, जिस प्रकार से मत प्रतिशत बढ़ा है, उसका कारण मुख्य यही है कि कौन लोग ऐसे हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने यही तस्वीर देखी थी कि एग्जिट पोल से भी क्रॉस कर गए थे नंबर्स। एक खास बात बताता हूं मैं कि देखो, मुस्लिम और यादव, ये तो पहले से ही वोट बैंक है ही, जो बहुत वोट डालता है, ध्यान रखना। उच्च वर्ग और जो है महिलाएं, ये बहुत थोड़ा कम वोट डालती है। हमारे यहाँ बिहार जैसे राज्य में क्या है, पलायन व्यवस्था है। पलायन व्यवस्था में क्या है कि पति रहते नहीं है घर पे या घर वाले नहीं रहते, तो महिलाएं जाती नहीं है वोट डालने, ये था। लेकिन इस बार जो फर्क पड़ा है वो ये, इससे जो 10,000 का जो अमाउंट उनके सीधे खाते में पड़ा है, उसका भी काफी असर यहाँ दिखेगा। विनोद जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, 2020 में जो आंकड़े आए थे सर, उन आंकड़ों में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी। इस बार तमाम दावे किए गए। पिछली बार नेक टू नेक फाइट रही, वोट परसेंटेज कुछ पॉइंट से आगे पीछे था, लेकिन तगड़ी फाइट जो है पिछली बार दिखाई दी थी। इस बार आप लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कर रहे हैं कि मतलब एक तरफा एनडीए जो है चुनाव निकाल रहा है। क्या चीजें जो हैं महागठबंधन के फेवर में नहीं गई और इंडिया के फेवर में गई? किन चीजों से नुकसान महागठबंधन को हुआ, तेजस्वी राहुल को, ये जरा बताइए। क्योंकि जब आप धरातल पर उतरे, आपने 300 लोगों से प्रत्येक विधानसभा सीट पर बात की, उनका क्या कहना था, क्या चीजें ऐसी रही जिसकी वजह से उन्होंने इस बार बहुत पीछे धकेल दिया महागठबंधन को? वजह क्या रही? खासकर डेवलपमेंट जहां बिहार में मैं पहले 10 साल 15 साल पहले 20 साल पहले जाता था जब सर्वे के लिए, तो मैं देखता था कि कई गाड़ी, मतलब जो हम सर्वे करने के लिए हम मतलब 20 किलोमीटर चलते थे कम से कम 1.5 घंटे में, ऐसी स्थिति थी। आज हमने देखा कि हर जगह पे, हर गांव में भी मैंने देखा कि एक ही गांव में 3-3 रोड भी हैं, एक ही गांव को 3 रोड भी कनेक्शन करते हैं। इस प्रकार से मैंने पूरे बिहार में घूम के देखा कि बहुत ही डेवलपमेंट दिखता है। आज रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डा देख लो आप, अब हर जगह पे डेवलपमेंट का पूरा बिल्कुल। जो पथ निर्माण मंत्री है नितिन नवीन, उनसे मैंने जब सुदर्शन कॉन्क्लेव में उनका इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने कहा भी था कि देखिए आप पटना में ही देख लीजिए कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। जो दूर दराज से आने वाले लोग थे, जिनको कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी, लेकिन वो अब कनेक्टिविटी बढ़ी हुई है, वो महसूस हमने किया। यानी आप ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ, उसको डिलीवरी मिली, इसका एक बड़ा असर पड़ा है। शैलेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ मनोज जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
मैं मनोज जी आपके पास ही आ रही हूँ। बतौर पत्रकार हम लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ग्राउंड पर उतरते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन इस बार जो बिहार का चुनाव था कई मायनों में बहुत खास था। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हम सभी चर्चा कर रहे हैं कि विकास की डिलीवरी हुई, जो मिला महिलाओं को, जो समझ भी आया, उसका एक असर है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा बीते अगर 3 महीने 4 महीने की बात की जाए तो एसआईआर का मुद्दा। क्या एसआईआर ने भी इस बार कमाल किया है, कमल के लिए, खास तौर से एनडीए के लिए? आप सही बता रहे हैं। जिस तरह से एसआईआर किया गया और लगभग 60 से 70 लाख डिलीट हुआ है, और नॉर्मली बिहार में ये देखा जाता है कि बोगस वोटिंग भी होता है। तो जिस तरह से जो डिजीज लोग थे जो मर गए थे, उनका भी जो अगर वोटर लिस्ट में नाम होता है तो नॉर्मली वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह का अगर कटता है तो स्वाभाविक है कि एनडीए को फायदा होगा और आरजेडी को भी और महागठबंधन को भी फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से प्रोमिसेस किया गया, और नीतीश कुमार एक डिलीवरी पर्सन के रूप में जाने जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बढ़िया किया बिहार में, और जो भी रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे पावर का जो संचार हो, अभी हर गांव में लगभग जो है पावर दिया जा रहा है। और जो जीविका दीदी को 10,000 रुपया का एक जो प्रॉमिस किया गया और कुछ दिया जा रहा है, और दिया भी, इसे लेकर के महिलाओं में एक उत्साह था वोटिंग में। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लगभग सेकेंड राउंड में 67.14% जो है वोटिंग हुआ। वहीं फर्स्ट राउंड में भी जो है 64.66% वोटिंग हुआ। तो मुझे लगता है कि महिलाओं में ज़्यादा उत्साह था। उनको लगता था कि आने वाले समय में जो नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपया प्रॉमिस किया है कि आने वाले समय में रोजगार किस तरह से और बढ़ाया जाए। और महत्वपूर्ण तो ये है कि इसी आधी आबादी ने सुशासन बाबू का तमगा भी नीतीश कुमार को दिया था। अगर नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है तो उसके पीछे भी ये महिलाएं थी। जब शराबबंदी की घोषणा हुई थी उसके बाद से ही जो परिवर्तन हुआ था, महिलाओं ने ही सुशासन बाबू कहा था। शैलेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मृत्युंजय शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी आपका भी स्वागत है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अब उससे पहले शैलेंद्र जी के पास जाना चाहती हूँ। आपके चेहरे पर मुस्कान वैसे मृत्युंजय जी आ जानी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे एग्जिट पोल आपको पूरी तरह से एक कहना चाहिए जो तस्वीरें हैं वो क्लीन स्वीप वाली हैं। नंबर्स भी बीजेपी के भी बढ़े, जेडीयू के भी बढ़े, और यहाँ तक कि अभी थोड़ी देर पहले पिछले 1 घंटे में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे तो उन्होंने कहा कि देखिएगा ये नंबर्स और ज्यादा एक्सीड होंगे, और वही बात विनोद जी ने भी यहाँ पर सामने कही। लेकिन शैलेंद्र जी, नंबर्स का ही सब खेल होता है, और राजनीति की हम जब बात करते हैं, मैं हमेशा कहती हूं कि परसेप्शन बहुत मायने रखता है। महागठबंधन की तरफ से बहुत सारे परसेप्शंस बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन जो तस्वीरें अब सामने आई है, क्या आप मानते हैं कि उन परसेप्शंस पर जनता ने जो विश्वास किया नीतीश सरकार पर, नीतीश काल पर, वो विश्वास भारी पड़ गया, और शायद ये वजह है कि आज जो एग्जिट पोल है वो एनडीए को बढ़त दे रहे हैं? लावनी, सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने एसआईआर किया, बिल्कुल, और उस एसआईआर के ऊपर राहुल गांधी हो या जिसने भी प्रश्न उठाया उनके मुंह पे तमाचा है ये। क्योंकि इतनी 60-65 लाख लोगों के वोट काटने के बाद 60-65 हज़ार क्या 6,500 लोग भी नहीं गए कि हमारा वोट काट दिया गया, क्योंकि जेन्युइनली वो वोट झूठ मूठ का उसमें था, और उसकी वजह से फर्जी बोगस वोटिंग और चेहरा बदल के वोटिंग, चेहरा छिपा के वोटिंग, इस टाइप की वोटिंग होते रहते थे, जिसका लाभ कहीं ना कहीं इन्हें मिलता था, जिसकी वजह से हाय तौबा मची हुई थी। दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि नीतीश कुमार ने सबसे ये प्रूफ कर दिया कि उसमें मैं बीजेपी वाले भी जब वो तेजस्वी के साथ थे तो उनका बोलते थे कि तबीयत खराब है और वो बेकार हो चुके हैं, और तेजस्वी ने तो सबसे ज़्यादा बोला कि चाचा बूढ़े हो गए, बीमार हो गए। लेकिन यह परसेप्शन ख़त्म हो गया। नीतीश कुमार ने 80 से ज़्यादा जनसभाएं कार से 300-300 किलोमीटर जाकर के जो सभाएं करी, और उतनी सभाएं तो तेजस्वी ने नहीं करी। तो ये कंप्लीट क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं और अगला मुख्यमंत्री वही बनने वाले हैं। और तीसरी बात यह है कि जो गठबंधन जो एनडीए का था
वो बड़ा इंटैक्ट करके अपने वोट को रिटेन करने में सफल रहा है। आरजेडी के साथ भी जो लोग हैं वो इंटैक्ट हैं, क्योंकि उनके साथ जो पूरा क्लियर है कि उनके साथ एक वर्ग तो ऐसा है जो कि भारत में विकास हो या ना हो, भारत में बम विस्फोट होता रहे, लेकिन वोट देना है तो एक खास पार्टी के विरोध में वोट देना है, तो वो वोट इंटैक्ट रहेगा। जाति आधारित अगर वोटिंग है तो तेजस्वी यादव जिस समाज से आते हैं उनका वोट उनके साथ भी मैक्सिमम 95-96% या 92% तक इंटैक्ट रहेगा। 2-5-8% वोट जो है दूसरे खेमे को जाता है। तो अभी सबसे एनडीए गठबंधन सफल कहाँ रहा? सफल इस बात में रहा कि अपने विकास को दिखा पाया। और अभी एक जो सज्जन बता रहे थे, वो सर्वेयर थे, मुझे नहीं पता, कि मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूं, कि जो 30-32 किलोमीटर की सड़कों को पार करने के लिए 3 घंटे 2.5 घंटे का समय लगता था, नीतीश कुमार ने उसको 35 मिनट से 40 मिनट का टाइम बनाया। और कहने का मतलब है कि महिलाएं, अब जो 35% अभी महिलाओं को आरक्षण दिया नौकरी के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो भी असरकारक रहा। 10,000 रुपये दिए, फिर 2 लाख रुपए देने की बात रही, वो भी असरदारक रहा। और सबसे बड़ा असरदार जो चीज है वो क्या है? वो ये है कि कोई भी पार्टी, इवन भारतीय जनता पार्टी का नेता भी कोई अगर वादा करे बिहार के अंदर तो उस पर भरोसा लोग कम करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने अगर कोई बात का भरोसा कर दिया तो उस पर लोग ज्यादा भरोसा इसीलिए मैंने बिहार का ब्रांड उन्हें कहा, इसीलिए मैंने बिहार का ब्रांड कहा। और मृत्युंजय जी, आप लोगों के पास, अब सीधे आपके पास आ रही हूँ। अमित कार्तिकेय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जन स्वराज पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन मृत्युंजय जी देखिए, कुछ बातें शुरू में जब बहुत क्लियर नहीं हो रही थी, ये पूछा जा रहा था अरे आपका सीएम फेस कौन होगा, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से खुलकर जैसे ही कहा कि नीतीश कुमार की बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, होंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो जो एक डिलीवर करने का जो प्रधानमंत्री के मुख से सुना गया लोगों द्वारा, वो जो डिलीवरी हुई, उसने आज ये कमाल किया है? लेकिन इसमें एक चीज, जो ये एग्जिट पोल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी को सीट्स की संख्या बढ़ गई है, जेडीयू की भी बढ़ी है, लेकिन बीजेपी की तुलना में जेडीयू की सीट्स कम है। तो ये बड़ा भाई छोटा भाई वाला परसेप्शन जो पहले चल रहा था, इस बार क्या ये बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका रिजल्ट से तय होगी? मृत्युंजय जी। लावनी जी, आप देखिए, बहुत क्लियर रहे हम लोग, इनफैक्ट इलेक्शन के अनाउंसमेंट से भी बहुत पहले से, कि बिहार का जो चुनाव होगा नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रही। जहां तक बात है मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा की, वो भी अमित शाह जी ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। दूसरा ये भी आपको मानना होगा लावनी जी कि आज के दिन में नीतीश कुमार जी इतना बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति में नहीं है, वैसा समकक्ष कोई भी चेहरा नहीं है। न सिर्फ अनुभव की बात करते हैं, बल्कि जिस प्रकार से प्रशासन उन्होंने चलाया 20 वर्ष में, और बिहार की जनता का एक प्रकार से विश्वास जीता है। कोई भी व्यक्ति आज अगर आके उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करता है तो बिहारी जनता उसको बहुत वैल्यू नहीं करती है। और इसलिए दूसरे जितने भी नेता होते हैं, चाहे वो कितने भी वादे कर लेते हैं, एक प्रकार से वो विश्वास नहीं बन पाता है जो 20 वर्षों के काम से विश्वास बना है। इसी का कारण है, मुझे लगता है कि अब देखिए, और ये कोई जो रिजल्ट है बहुत अप्रत्याशित नहीं लाभ लीजिए, हो सकता है 5-10 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, मैं मानता हूं, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि एक जो नैरेटिव चला है कि क्या हमें 1990 से जो 2005 का शासन था वो चाहिए या 2005 से 25 का शासन था वो चाहिए। बहुत क्लियर कंपैरिजंस होते रहे, और उसमें लोग बोलते हैं कि मान लेते हैं थोड़ी बहुत कमी भी रह गई होगी 5 से 25 में, लेकिन 90 से 2005 वाला तो किसी भी हाल में हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं, अब ये जो तगड़ी वोटिंग हुई है मृत्युंजय जी, ये तगड़ी वोटिंग को लेकर कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये बदलाव की लहर है। इतने बड़े पैमाने पर जनता तभी घरों से बाहर निकलती है जब उसे कुछ क्रांतिकारी करना होता है, तो क्रांतिकारी क्या रहा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। 2 और पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश सिंह जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट कनेक्ट हो गए। अविनाश जी, स्वागत है सर आपका। और साथ साथ में कार्तिकेय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जन स्वराज की तरफ से। कार्तिकेय जी, अमित कार्तिकेय स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अमित कार्तिकेय जी, एनडीए 171, महागठबंधन 69, जन स्वराज कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही टैली में सर। एक सीट दे रहे हैं। हमारे साथ जो प्रबोधन ग्रुप के जो पर्सन मौजूद है जिन्होंने सर्वे पूरा किया है, उनका कहना सिर्फ एक सीट, कौन सी वो भी आपको बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन कहाँ गई जन स्वराज? या तो हम आर्ट्स पे रहेंगे या तो फर्स्ट पे रहेंगे, और अगर उन्होंने हमें एक सीट दिया है तो ये जनता 14 तारीख को तय करेगी रिजल्ट के बाद कि हम आर्ट्स पे हैं कि फर्स्ट पे हैं। ये सारा जनता तय करते हैं। अधिक से अधिक मतदान हुआ यहाँ, उसके लिए नए युवा वोटर्स को विशेष धन्यवाद। उन्होंने पूरी ताकत से वोटिंग की है।
डिस्टिंक्शन वोटिंग की है और निश्चित ही ये परिवर्तन का आगाज है। सत्ता में जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों ने जनता को कभी लाठी से, कभी वाटर कैनन से, चाहे जीविका दीदियां हो, चाहे आंगनवाड़ी सेविका हो, पीटा है। तो निश्चित ही वो वोट जो है वो तब्दील होगा सत्ता परिवर्तन में, और निश्चित है कि जनसुराज जो है आपके नेता जो है पीके साहब, वो दो बातें कह रहे थे अमित की, या तो 150 या तो 10 से नीचे। एक बात तो सच साबित होती दिखाई दे रही है लावनी, 10 से नीचे। 10 से नीचे। अमित जी बताइए। अभी चूंकि आपका निजाम है, अभी एग्जिट पोल में आप ही का निजाम है, तो आप जो कर लीजिए, लेकिन जब जनता का निजाम आएगा, यानी जनता का जब मत आएगा, जनता का जब फैसला आएगा 14 तारीख को, तो ये तकदीर भी और तस्वीर भी और ये निजाम भी बदलेगा। निश्चित ही हम फर्श पे नहीं अर्श पे होंगे। तकदीर और तस्वीर बदलने के उसमें तो आपके अभी आशीष ने बताया ना कि खुद पीके ही कह रहे हैं कि या तो 150 होगा या तो 10 से नीचे होगा। तो 10 से नीचे का उनकी ही बात तो हम सामने लेकर आए हैं, और जैसा कि विनोद जोशी जी बार बार बता रहे हैं कि भाई हम जब एग्जिट पोल लेकर आते हैं तो हम सैंपल साइज किस तरह से रखते हैं, किस तरह से लोगों से बात करते हैं, सब उन्होंने अभी क्लियर कर दिया है। लावनी जी निश्चित ही सिक्के का एक पहलू आपने बताया। जी सुनिए विनोद जी क्या कह रहे हैं। 4 सीटों पे जनसुराज का कंपटीशन है, उसमें 1 सीट पे वो आगे है और 3 सीटों पे बराबरी की टक्कर है। यदि ज्यादा से ज्यादा यदि उनको आ सकती है तो 2 सीटें शायद बढ़ सकती है। चलिए उन्होंने 1 सीट और बढ़ा दी, 1 से 1+1 2 सीटें कर दी है उन्होंने और बढ़ा दिया। निश्चित तौर से उनका जो सर्वे है वो सर्वे है कि प्रत्येक विधानसभा में 300 लोगों से पूछा है। जहां 300 बूथ है वहां उन्होंने 300 लोगों से पूछा, और प्रत्येक विधानसभा में लगभग 300 बूथ है, तो प्रत्येक विधानसभा से 1 लोग से पूछा है। ये सर्वे का जो है वो स्केल है, अगर इस स्केल पे तय होता है उनका सर्वे तो वो ठीक है, न तो 14 तारीख को जो अंतिम परिणाम होगा। चावल सीजे के नहीं, सीजे वो देखने के लिए कोई कड़छी भर के पूरा चावल नहीं लेते हैं, 2 दाने से भी पता चलता है सीज गए करके। चलिए महत्वपूर्ण बात है। तो ये विशेष तैयारी जो है, देखिए सुदर्शन भी हर बार आपके लिए कुछ विशेष और कुछ अलग करने की कोशिश करता है, और इस बार में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए ने पटखनी दी है एग्जिट पोल में महागठबंधन को। हम कुछ नए तरीके से, नई तकनीक के साथ आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। अविनाश जी मुस्कुरा रहे हैं। अविनाश जी, बिहार में बहार है क्या, एक बार फिर से नीतीश सरकार है? जी सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। देखिए पहले तो कंप्लेन कर रहा हूँ, एको बहुत आ रहा है। अच्छा ठीक है, पैनल प्लीज इसे ठीक कराइए जी। और पूरा जब पूरा इलेक्शन खत्म हो गया तो लावनी जी और उनका चैनल मुझे याद कर रहा है। अविनाश जी आप बहुत बिजी थे ग्राउंड पर। आप शो स्टॉपर हैं सर। हाँ बिल्कुल सही कहा अविनाश ने, आप शो स्टॉपर है। देखिए आपको शो स्टॉपर बता दिया लास्ट मोमेंट पे। बताइए सर। इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी। इको थोड़ा ठीक कराइए। देखिए क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया हूं तो बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें बोलने की कोशिश करूंगा। देखिए जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हर आदमी के पास ये छूट है एग्जिट पोल मानने का और नहीं मानने का। नेचुरल बात है कि जो जीतता है वो मानेगा, जो हारता है वो नहीं मानेगा। तो जनसुराज या महागठबंधन से अगर कोई है तो अगर नहीं मानते हैं तो आई एम ओके, मैं उनसे बिल्कुल मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं। देखिए इलेक्शन जो हुआ है वो कई फेजेस में इलेक्शन हुआ है, तो मैं इलेक्शन की जो शुरुआत है वो मैं तब से करना चाह रहा हूं जब से ये जाति जनगणना नीतीश बाबू ने कराया था। नीतीश बाबू को आज के डेट में बिहार का सबसे बड़ा नेता इसलिए नहीं कहा जाता है कि उन्होंने कोई बिहार में बहुत बड़ा कोई बदलाव कर दिया है। उन्हें बड़ा नेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पिछले 20 साल में भारतीय राजनीतिक इतिहास में यह बताया सिखाया है कि तीसरे नंबर की पार्टी होकर के, कमजोर होकर के भी अच्छी सरकारें कैसी बनाई जा सकती है और कैसे चलाई जा सकती है, और मुख्यमंत्री कैसे आप रह सकते हैं अच्छे कामों के लिए, बुरे काम के लिए नहीं।
बहुत सही समय पे, याद कीजिए 22 सीटों पे 23 सीटों पे जब राजद आ गई थी तो बहुत सही समय पे उन्होंने राजद को खड़ा कर दिया 2015 में, ताकि तीसरे पार्टी, नीतीश के तीसरे पार्टी होने का रेलेवेंस बना रहे। अगर एक बार को फर्ज कर लीजिए कि अगर राजद नहीं खड़ी होती तो आज नीतीश भी नहीं रहते, राजद और भाजपा लड़ रही होती, नीतीश खत्म हो गए होते। नंबर 1। नंबर 2, जब जाति जनगणना कराया गया तो यादव इस बात को लेकर कूद रहा था कि हम 14% है, और मुसलमान ये बात को लेके कूद रहा था कि हम 18% है। भूमिया राजपूत भी 3-3% लेके खुशी थे, कुर्मी भी खुश था, कुशवाहा भी खुश था, सब खुश था। एक चीज फैक्टर पे किसी का ध्यान नहीं गया, वो ये कि जितने भी 1% से कम वाले थे, 1% से जो कम वाले जो जाति थे, 0.1, 0.2 से लेके 0.99 तक, जिसको हम बिहार में पंचकुनिया भी कहते हैं, उनका बराबर सेवक और उनका बराबर लीडर जो है वो नीतीश बाबू रहे हैं। जब उनको पता चल गया कि हमारा नंबर इतना कम है तो नीतीश बाबू के अंदर लीडरशिप जो वो देख रहे थे वो और मजबूत हो गई पिछले 2 साल में, और इस इलेक्शन में वो हमें दिख रहा है। अब तीसरी बात पे आते हैं। शुरुआती दौर में भाजपा ने नीतीश बाबू के बारे में क्लियर नहीं बोला कि वो सीएम बनने वाले हैं। हमें याद करना चाहिए कि जब लोजपा, एलजेपी जो पिछली बार नीतीश के खिलाफ लड़ रही थी, तो क्या लोजपा को सिर्फ और सिर्फ उसका वोट, लोजपा का वोट मिला था? बिल्कुल नहीं, उसको एंटी नीतीश वोट मिला था। और आज भी जिनको वोट मिल रहा है उनको एंटी नीतीश वोट मिल रहा है, क्योंकि और जो अगर कम है तो कम मिल रहा है, ज्यादा है तो ज्यादा मिल रहा है। तो पहले फेज में भाजपा ने रणनीति के तहत नीतीश बाबू को सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे, ताकि एंटी नीतीश वोट जो फॉरवर्ड में ज्यादा है, मैं फिर कह रहा हूं, भूमिया राजपूत ब्राह्मण में जो ज्यादा है, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए उन्होंने पहले नीतीश बाबू का क्लियर नहीं किया था। सेकेंड फेज में जब पूर्वांचल, जब सेकेंड फेज में जब मिथिला आया, भागलपुर आया, जहां पे गढ़ है नीतीश बाबू का, तो उनके सारे छोटे बड़े नेता बोलने लगे कि नीतीश है, आज भी, कल भी रहेंगे और पहले भी थे। मतलब आज अविनाश जी, मतलब मेरा सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बाद मैं मृत्युंजय जी के पास और विनोद जी के पास जाऊंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लगातार ये कहने का प्रयास किया जा रहा था बीजेपी या जेडीयू की तरफ से कि हम कास्ट फैक्टर नहीं ले रहे हैं इस बार की वोटिंग में, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली वो काम हो रहा था, क्योंकि बिहार को कास्ट फैक्टर से हम नहीं पीछे हटा सकते हैं। अविनाश जी, चलिए, मुझे लगता है एक छोटे सा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम तमाम अतिथियों से ये बात जारी रखेंगे। और विनोद जी, जरा आप ये भी बताइएगा कि क्या वाकई इस बार भी एक काम ही बोला या फिर कास्ट फैक्टर काम कर गया है इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान? तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण का मतदान जो होना था वो आज हो गया है समाप्त, और अंतिम चरण के मतदान के बाद आता है एग्जिट पोल। और ये एग्जिट पोल इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दोनों चरणों में वोटिंग की सुनामी दिखाई दी, लेकिन नतीजों की सुनामी एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। करीब करीब देश भर में 9 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिन्होंने एक तरफा एनडीए की जीत दिखाई है। सुदर्शन और प्रबोधन का जो सर्वे है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो हर बार एग्जिट नहीं एग्जैक्ट साबित होता है नतीजों के दिन। इसीलिए 171 सीटें इस वक्त एनडीए को दिखाई दे रही 243 में से, और महागठबंधन 100 के अंदर 70 से भी नीचे 69 पर सिमटता दिखाई दे रहा है। कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट है एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखाया जाए, उसके बाद में हम करेंगे बातचीत। और लावनी, इन सबके बीच में सबके दावे अपनी जगह है भाई। हम कोई कह रहा है एग्जिट पोल गलत है, कोई कह रहा है कि नहीं हम 1 से दोगुनी सीटें लेकर आएंगे। इन तमाम चीजों के बीच में क्या चीजें हैं किसके फेवर में गई, क्या चीजें जो है किसको नुकसान पहुंचाई, इन सबकी बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव से पहले हमने देखा था सीट बंटवारे को लेकर बड़ी किचकिच महागठबंधन में मची थी, और वहीं से ये बातें निकलकर सामने आने लगी थी कि जो लोग सीट बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं वो लोग चुनाव एकजुटता के साथ कैसे लड़ेंगे। राहुल गांधी का लेट से चुनाव में उतरना, क्या ये सारी चीजें भी इंपैक्ट डाली है महागठबंधन, इसलिए शायद 100 से नीचे गया? इसके बारे में मैं चाहूंगा आप बात करिए। बताइए विनोद जी, लगता है आपको ऐसा ये इसका भी एक प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल, यहाँ पर मैंने देखा कि एक खास जैसे ही तुम संगठन करते हो एमवाई का संगठन करते हो, इसका मतलब यहाँ पर यादव और मुस्लिम ये दोनों का परसेंटेज जो पहले जब भी जनगणना हुई थी, इसके पहले क्या था 18 और 14, लेकिन जब जनगणना हुई तो 12 और
16 निकला। तो ये जो दो जातियां जैसे ही दो एम बाय का जो मिश्रण होता है वैसे ही दूसरी जातियां हैं वो इकट्ठी होकर नीतीश कुमार की ओर और बीजेपी की ओर जाती है। ये खास फर्क है। और खास मैंने देखा कि देखो अब जेडीयू को पिछली बार 43 सीट मिली थी और इस बार 73 तक आ गए। इसका मतलब 30 सीटों का बढ़ावा जो हुआ वो कम से कम 22 सीटें तो सिर्फ ये चिराग पासवान ने हरा दी थी उनको पिछली बार। ये सबसे बड़ा प्लस हुआ है यहाँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पिछली बार विरोधी थे अगर आज सहयोगी हो गए हैं तो उसका फायदा जेडीयू को सबसे ज्यादा जेडीयू को हुआ। इसीलिए 43 पिछली बार उनकी खाते में थी और इस बार आपने 73 दे रखा है। यानी एक ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। चिराग पासवान की पार्टी क्या है कि उसकी पार्टी वो सभाएं करते हैं, बहुत भीड़ भी आती है, लेकिन उनका ताल तंत्र वो नहीं है जो वोट मतलब बूथ तक जो पहुंचाए, वोट को डिब्बे में वोटिंग करवाए, वो उसके पास ताल तंत्र नहीं है, जिसके कारण वो जितनी सीटें 29 सीटें तो ले ली उन्होंने। भीड़ देख के हमारा इतना ये है वो है ऐसा करके ले तो ली लेकिन कामयाब नहीं हुए। यानी आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती है। शैलेंद्र जी भी और मनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी देखिए, अभी अभी अविनाश जी ने एक बात कही और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली हम लोग विकास पर बात कर रहे थे, विकास की डिलीवरी पर कि वो लोगों तक पहुंचा, लेकिन ये बिहार है भाई साहब। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की खासियत है कि वो कास्ट वोट जो होता है वो बहुत इंटैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप ये मानते हैं कि वाकई जो कुछ ऐसी जातियां थीं जिनको नजरअंदाज किया जा रहा था, जिनको अपने लिए एक लीडरशिप क्वालिटी वाला चेहरा चाहिए था, उसमें नीतीश कुमार ने अपनी पैठ बना ली और यही वजह रही कि आज जो तस्वीरें हैं उसका फायदा एनडीए को हो रहा है? मनोज जी, आप सही बता रहे हैं। कास्ट तो बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में और सभी पॉलिटिकल पार्टीज सबसे पहला प्राथमिकता यही होता है कि सभी कास्ट को किस तरह से जो है वो अट्रैक्ट किया जाए। सभी कास्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है जब कैंडिडेट्स को अनाउंसमेंट किया जाता है। अगर वो देखता है कि अगर विपक्ष पार्टी अगर एनडीए ने अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट को उतारा है और वहाँ पे उनका ज़्यादा पॉपुलेशन है तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी भी जो है उसी कास्ट को वहाँ पे दिया जाता है ताकि उनका जो फॉलोवर है वो अगर दे देता है तो ज़्यादा वोट हो जाएगा। तो ये तो कास्ट एक बहुत बड़ा इशू होता है बिहार और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। एक और बात जैसा कि आपने अभी जस्ट कहा कि राहुल गांधी का एक मिसिंग रहा कि जब वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाला उसके बाद वो बाहर चले गए, विदेश चले गए। फिर वो जब इलेक्शन बहुत में फिर जो आए उसके बाद ये भी कि जो गठबंधन हुआ सीट शेयरिंग में भी ये देखा गया कि डिफरेंसेस आरजेडी मतलब और जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं लावनी, फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है और पहला इंप्रेशन खराब हो गया था महागठबंधन का, इस पर भी बात करें। लेकिन नदीम जी कनेक्ट हो गए कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। नदीम जी, हाउस द जोश, फिर से वही सवाल आपसे जो मैंने पहले चरण में पूछा था। दूसरे चरण में 70% से ज्यादा वोटिंग बिहार की जनता ने की है सर, कीर्तिमान स्थापित हुआ है। कांग्रेस पार्टी खुद को कहां देख रही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल है उसमें तो टाइम फिक्स हो गया मामला कांग्रेस का। नदीम जी अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए सर, अपने फोन को डिवाइस को अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज, तब आपकी आवाज आएगी। नदीम जी अनम्यूट है? हाँ अब आई आवाज। बताइए। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से मीडिया को चाहिए उसी तरीके से मीडिया कांग्रेस को दिखाती है, तो मीडिया के लिए तो कुछ कहना हमको है नहीं, लेकिन इतना जरूर आपको कहेंगे कि एनडीए की सरकार 14 तारीख को किसी हाल में बनने वाली नहीं है। आप उसको तो सर आपको तो हमको थैंक यू कहना चाहिए। हम तो 10 सीटें, बहुत सारे चैनल जो है वो आपको 10 के नीचे भी लेके आ रहे हैं सर। अरे वो 10 नहीं, वो तो 0 भी ला सकते हैं। वो तो गनीमत है कि उन्होंने 10 भी दे दिया हमें, इसके लिए उनका शुक्रिया। लेकिन एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में फर्क होता है और 14 तारीख को इस बात का खुलासा हो जाएगा कि दोनों में क्या फर्क होता रहा है। नहीं एक्चुअली लावनी, आपने नोटिस किया होगा हर एग्जिट पोल में जब कांग्रेस की स्थिति कोई भी चैनल दिखाता है, इनफैक्ट हम भी जब दिखाते हैं तो ये लोग यही कहते हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट में फर्क होता है, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आता है तो उस दिन जो है फोन नहीं उठाते हैं प्रवक्ता। मैं आना चाहता हूँ। नहीं कुछ बोल, अविनाश सिंह जी, अविनाश जी
पहले सबको शांत करा दीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए अविनाश जी, बोलिए। देखिए, मैं आपके सवाल का बहुत क्लियर जवाब दे रहा हूं सबके लिए और देश के लिए। आज से 3 दिन पहले हरियाणा का फॉल्स डेटा दिखा करके राहुल गांधी स्टेज पे खड़े थे और वोट चोरी की बात कर रहे थे और उन्होंने क्लियर बोला कि सारे एग्जिट पोल में हमें जीता हुआ दिखा रहे थे और हम इलेक्शन कैसे हार गए। ये भाई, जैसे इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट या जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर उनके फायदे का होता है तब तो ये विश्वास करते हैं। और अगर इनके फायदे का नहीं होता है तो इलेक्शन में वोट चोरी और सुप्रीम कोर्ट भी बिकी हुई हो मान लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, फीमेल जो है, महिला जो है बिहार की, वो सिर्फ एकमात्र ऐसी टोली है जो क्लास की तरह वोट करती है। बाकी ये जो यूथ का झुंझुना बजा रही है जनसुराज या कोई भी दल, ये यूथ कोई भी बिहार का जात के अलावा किसी और चीज पे वोट नहीं देता है। मैं महिला यूथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसको महिला के साथ जोड़ रहा हूं। महिला के अलावा बिहार का हर प्राणी सिर्फ और सिर्फ जात पे ही वोट करता है और भाजपा ने बहुत अच्छा सोशल इंजीनियरिंग किया है। भाजपा ने यहां तक कि योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह को वहां करवाया है भाषण जहां पे ठाकुर और राजपूतों का वोट या मत ज्यादा है। तो हर तरीके से भाजपा जदयू एनडीए कोऑर्डिनेटेड तरीके से लड़ी है, अपने वोटर्स को बूथ तक लाने में कामयाब हुई है। नीतीश का सोशल इंजीनियरिंग आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण रही है। भले ही उसको आगे नहीं रखा गया, आगे डेवलपमेंट को रखा गया, विकास को रखा गया, लेकिन बैक साइड से असल में दरअसल सोशल इंजीनियरिंग की गई। शैलेंद्र सिंह जी, आप भी मानते हैं इस बात को जो अविनाश जी कह रहे हैं? लावनी, मैं 2 पॉइंट बोलूंगा, थोड़ा समय दीजिएगा। एक तो प्रशांत किशोर जी के पार्टी के ऊपर अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे, प्रशांत किशोर ही एकमात्र ऐसे वहां नेता थे जो मुद्दों की राजनीति लड़ रहे थे। बाद बाकी पूरे बिहार में और मुद्दे थे, लेकिन प्रशांत किशोर के मुद्दे, लेकिन प्रशांत किशोर को हरा दिया केजरीवाल ने। अगला स्टेट कहां लड़ने जा रहे हैं? अगला स्टेट कहां लड़ने जा रहे हैं? जनता से अगला बताइए, कहां लड़ने जा रहे हैं? देश में बहुत जगह मुद्दा है, कहां बिहार मत बोलिए, बोल लेने दीजिए जल्दी से अविनाश जी, बोल लेने दीजिए जल्दी से। मैं बोल रहा हूँ कि केजरीवाल ने दिल्ली को ठग लिया और वही ठग का कहीं ना कहीं छवि दिख रहा था प्रशांत किशोर में, जिस वजह से आज ये हाल है। नहीं तो प्रशांत किशोर ने मुद्दों की राजनीति की थी। अब आते हैं सीटों के बंटवारे पे। 2 सीटों की बात करूंगा। महुआ सीट पर ऑलरेडी मुकेश रोशन वहां पे खड़े थे आरजेडी के, लेकिन राबड़ी देवी ने और मीसा भारती ने सब लोगों से अपील किया कि मेरे भाई तेज प्रताप को वोट दे। की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। गौड़ापुराम में वीआईपी को सीट दे दिया गया, वीआईपी से भी और आरजेडी से भी, दोनों तरफ से गठबंधन के लोगों ने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलिए समय इतनी ही अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए और आशीष लगातार आपके साथ बने रहे। इस एग्जिट पोल में इतना तो तय है कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। जैसा कि कहा जा रहा है, अब ये बदलाव बयार का बदलाव है या फिर कुछ नई तस्वीर,